22 जुलाई 2024 को भारत सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस डिक्लेयर किया। क्यों भारत को 2 साल तक डिक्टेटरशिप का सामना करना पड़ा? उस समय क्यों लाखों आज़ाद भारतीयों को सलाखों के पीछे डाल दिया गया और उन्हें टॉर्चर सहना पड़ा? क्यों विपक्षी लीडर से लेकर बहुत सारे रियासतों के राजाओं को भी जेल में डाल दिया गया और उन्हें ये सब सहना पड़ा? और किस कारण भारत के डेमोक्रेसी के चौथे स्तंभ यानी मीडिया का उस समय डिमोलिश किया गया? और क्यों इंदिरा गांधी, जिन्हें भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी दुर्गा कहकर संबोधित करते थे, उन इंदिरा गांधी को क्यों स्वतंत्र भारत में इमरजेंसी लगाना पड़ा? और क्यों इंदिरा गांधी इस इमरजेंसी को ज़रूरी मानती थी? क्या सच में इस इमरजेंसी की ज़रूरत थी? सब कुछ जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आपका स्वागत है स्टडी विद अंकित में। भारत में ये पहली बार नहीं था जब इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी। इससे पहले 1962 इंडो चाइना वॉर और 1971 में इंडो पाकिस्तान वॉर में भी इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी। पर ये इमरजेंसीज इस इमरजेंसी से बिल्कुल अलग थी, क्योंकि उन इमरजेंसीज के रीज़न वॉर थे। पर 1975 की इमरजेंसी ना तो वॉर की वजह से लगानी पड़ी और ना ही किसी और एक स्पेसिफिक रीज़न की वजह से, बल्कि इसमें कई सारी घटनाएं शामिल थी। इन घटनाओं की शुरुआत होती है 1969 से। 1969 में कांग्रेस गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि 14 प्राइवेट बैंक्स को नेशनलाइज किया जाएगा। इसका मतलब था कि सरकार इन प्राइवेट बैंक्स से उनकी ओनरशिप ले लेगी। लेकिन इस डिसीजन से इंडस्ट्रीज बिल्कुल खुश नहीं थे और 18 जुलाई 1969 को डिसाइड किया जाता है कि इसे ऑर्डिनेंस के थ्रू पास कराया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत थी, प्रेसिडेंट 20 जुलाई को ही अपना कार्यकाल कंप्लीट करने वाले थे, तो ऑर्डिनेंस को रातों रात बनाकर इसे प्रेसिडेंट से साइन करा लिया जाता है। पर उसी समय सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एक शेयर होल्डर आरसी कूपर सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट इस ऑर्डिनेंस को सही नहीं मानता और सुप्रीम कोर्ट ऑर्डिनेंस को रिजेक्ट कर देता है। यहाँ से शुरू होता है बैटल, इंदिरा गांधी वर्सेस कोर्ट्स। इंदिरा गांधी यहाँ पे भी शांत रहने वाली नहीं थी। वो अगले साल ही कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया अमेंडमेंट कर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को पलट देती हैं। इसके बाद भी ये बैटल नहीं रुकी। इसके कुछ साल बाद ही इंदिरा सरकार प्रीवी पर्स को खत्म करने के लिए एक बिल लाती है। प्रीवी पर्स दोस्तों सरकार द्वारा उस समय के राजघरानों को दिया जाने वाला पेमेंट होता था। ये तब तय किया गया था जब भारत में प्रिंसली स्टेट का विलय हुआ था। लेकिन इंदिरा गांधी इन पेमेंट से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो इसे खत्म करने के लिए एक बिल लाई, लेकिन ये बिल राज्यसभा से ही पास नहीं हो पाया। तो इंदिरा गांधी सरकार ने एक नई तरकीब लगाई। सरकार ने एक घोषणा की, आज से प्रिंसली स्टेट को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा। इसका सीधा मतलब था, ना तो प्रिंसली स्टेट रहेंगे तो उनको दिया जाने वाला फंड का सवाल ही कहाँ होता है। इसके बाद फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया और सुप्रीम कोर्ट ने फिर से इंदिरा गांधी सरकार के डिसीजन को गलत बताते हुए इसे नल एंड वॉइड करार दिया। इसके बाद इंदिरा गांधी सरकार ने फिर से वही रास्ता अपनाया। सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन में फिर से अमेंडमेंट करके प्रीवी पर्स को खत्म कर दिया और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को फिर से रिवर्स कर दिया। ये कोर्ट वर्सेस इंदिरा गांधी जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये आगे जाकर इमरजेंसी के डिसीजन को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता है। अब आते हैं हम 1971 में। इस बार इंदिरा गांधी बहुत डोमिनेंटली चुनाव जीतती हैं और उसके बाद इंदिरा गांधी अपने निजी लोगों को ही मिनिस्टर बनाने लगती हैं। इस समय चूंकि भारत पाकिस्तान वॉर भी हुई थी तो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इस समय तक सरकार बहुत पावरफुल हो गई थी और करप्शन भी अपने चरम पर हो गया था और यह बहुत बड़ा रीज़न था कि इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा बढ़ रही थी। करप्शन केवल सेंट्रल लेवल तक ही नहीं था बल्कि स्टेट लेवल पर तो ये चरम पर ही था। कई राज्यों में कांग्रेस की ही सरकार थी तो वहाँ करप्शन के कारण महंगाई भी चरम पर हो गई थी। अब लोगों के पास ज़रूरत का सामान खरीदने तक के पैसे पूरे नहीं पड़ रहे थे, जिसके कारण लोगों ने सड़कों पर आकर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। अब स्थिति सरकार के कंट्रोल से धीरे धीरे बाहर होने लगी। इस मूवमेंट को नाम दिया गया नवनिर्माण मूवमेंट। गुजरात में मांग उठती है कि करप्ट स्टेट गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर दिया जाए। इंदिरा गांधी के पास कोई ऑप्शन नहीं होने के कारण स्टेट गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर दिया जाता है। इसी समय इसी तरह का प्रोटेस्ट बिहार में स्टूडेंट यूनियन द्वारा भी स्टार्ट किया जाता है, जिसे लीड करते हैं जेपी नारायण। उनकी डिमांड थी कि बिहार की करप्ट सरकार को भी गुजरात की तरह ही डिसॉल्व करा दिया जाए। लेकिन इस बार इंदिरा गांधी सख्त हो जाती हैं। वो इन छात्रों के मूवमेंट को फॉरेन फंडेड एंटी नेशनल मूवमेंट तक कहती हैं। इस वजह से मूवमेंट और तेजी से होने लगता है। अब देश में महंगाई, प्रोटेस्ट और सरकार के करप्शन के खिलाफ तेज हवा चलने लगती है। इसी बीच इंदिरा गांधी को 1975 में एक बहुत बड़ा झटका लगता है,
इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा। एक्चुअली स्वतंत्रता सेनानी राजनारायण जी ने रायबरेली से इंदिरा गांधी के खिलाफ 1971 में चुनाव लड़ा था। उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि 1971 इलेक्शन में इंदिरा गांधी ने रायबरेली सीट अनफेयर तरीके से जीती है और यही केस इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहा था। इस केस में इंदिरा गांधी को 2 क्राइम का दोषी माना जाता है। पहला क्राइम था कि उन्होंने यूपी सरकार का इस्तेमाल करके एक बड़ा सा स्टेज बनाया था अपना भाषण देने के लिए, और दूसरा क्राइम था कि उनके इलेक्शन एजेंट यशपाल कपूर इलेक्शन के समय भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही रहते हैं। इन दोनों क्राइम्स को इलाहाबाद कोर्ट ने सही मानते हुए इंदिरा गांधी की लोकसभा सीट को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया और इंदिरा गांधी को लोकसभा से हटा दिया गया। पर इंदिरा गांधी यहाँ कहाँ रुकने वाली थी। इसके बाद इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी आवाज़ इसके खिलाफ उठाई, लेकिन इसी समय विपक्षी दलों ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और विपक्षी दलों के नेता सड़कों पर उतर आए। कांग्रेस के कई लीडर्स भी इंदिरा के खिलाफ प्रोटेस्ट में उतर आए। सुप्रीम कोर्ट ने इस समय इंदिरा गांधी को कहा कि उनकी सारी प्रिविलेजेस छीनी जा सकती हैं और इलेक्शन में भी नहीं खड़ी हो सकती हैं अगले 6 सालों तक, लेकिन अगली हीयरिंग तक ही वो केवल प्राइम मिनिस्टर रह सकती हैं। अब इंदिरा गांधी को अपने पॉलिटिकल फ्यूचर का भी डर था और देश में हालात भी बिगड़ते जा रहे थे, तो इंदिरा गांधी देश में इमरजेंसी लगाना ठीक समझती हैं। पर इस इमरजेंसी को ठीक बताने के लिए उन्हें एक वैलिड कारण भी चाहिए था। इसके लिए वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 352 का सहारा लेती हैं, जिसमें लिखा गया है भारत में इमरजेंसी केवल 3 कारणों से ही लगाई जा सकती है। पहला कारण है इंडिया की किसी देश से जंग हो, दूसरा कारण है अगर भारत पर किसी दूसरे देश ने हमला कर दिया हो, और तीसरा कारण है कि देश के अंदर कोई रिबेलियन हो रही हो। तो इंदिरा गांधी द्वारा 1975 की इमरजेंसी के लिए तीसरा कारण बिल्कुल सही लगा और 25 जून 1975 को इंदिरा सरकार तीसरे कारण यानी इंटरनल रिबेलियन को देखते हुए राष्ट्रपति फखरुद्दीन से इमरजेंसी डिक्लेयर करने की रिक्वेस्ट करती हैं। रात तक ही राष्ट्रपति इमरजेंसी डिक्लेयर कर देते हैं। इसके बाद कुछ ही समय में देश के बड़े बड़े विपक्ष के लीडर को अरेस्ट कर लिया जाता है। इसमें मोरारजी देसाई, लाल कृष्ण आडवाणी, जेपी नारायण और चौधरी चरण सिंह जैसे बड़े लीडर भी अरेस्ट कर लिए जाते हैं। पूरे देश में पावर सप्लाई को कट कर दिया जाता है और न्यूज़पेपर एजेंसीज पर रात में ही ताला मार दिया जाता है और अगले दिन सुबह इंदिरा गांधी रेडियो पर आकर इसकी सूचना पूरे देश को देती हैं। राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है, इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। अब आज़ाद देश के करोड़ों लोगों के फंडामेंटल राइट्स छीन लिए जाते हैं और लाखों बेगुनाहों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाता है। और अब लोगों को लगने लगा था कि भारत भी अब डेमोक्रेसी से डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ता जा रहा है। ये इमरजेंसी 2 साल तक चलती है, पर 18 जून 1977 को इंदिरा गांधी फिर से चुनाव कराने की घोषणा करती हैं और कहती हैं कि डेमोक्रेसी में सरकारें जनता के मैंडेट से चलती हैं और इस इमरजेंसी से जनता ही खुश नहीं है तो वो इसे ख़त्म कर रही हैं। इसके बाद 1977 में फिर से इलेक्शन होते हैं और इस इलेक्शन में कांग्रेस बुरी तरह हार जाती है और जनता पार्टी अपनी सरकार बना लेती है। अब हम बात करते हैं मेन क्वेश्चन की, क्या प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा इमरजेंसी लगाना सही डिसीजन था? तो कई जानकारों के इस पर 2 आंसर हैं। पहला है कि डिसीजन सही था। पहला ये है कि डिसीजन सही था। इस इमरजेंसी के समर्थन में आरएसएस जैसी संस्था भी थी, क्योंकि उस समय सही में भारत में इंटरनल डिस्टर्बेंस था। वहीं कुछ लोगों द्वारा दूसरा आंसर यह दिया जाता है कि इंदिरा गांधी ने नेशनल इंटरेस्ट नहीं बल्कि सेल्फ इंटरेस्ट के लिए इतना बड़ा डिसीजन लिया। फाइनली मैं आप पर ही छोड़ता हूं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। आई होप आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।